स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ते हैं टॉपिक 4.1 में दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये फार्मूला इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हुए हैं। अब पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 लिए जाएं तो फिर डिस्टेंस फार्मूला ये है कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट। इसी तरीके से अब आप देखें कि आपको कोई भी दो पॉइंट्स दिए जाएं, उनके दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना हो तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। लाइक वी सी दिस, द डिस्टेंस बिटवीन P point -1 4 and Q point -2 1 is। अब आप देखें इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपने ये फार्मूला यूज करना है विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। हम इसे यहीं पर कर लेते हैं। x में से x को माइनस करें, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और दैट बिकम 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। सो ओवरऑल आप देखें तो इसका आंसर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो आप इजीली इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरीके से 4.1 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप गो थ्रू कर लें, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी इनकी। और अब इस पे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनता है लाइक द पॉइंट्स, आप कुछ 3 पॉइंट्स ले लें randomly, like we are having a 3 1 or you can say -2 -3 and 2 2। अब आप देखें कि 3 पॉइंट्स जो मिलते हैं तो उससे यूजुअली आपके पास ट्राइंगल बनती है अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर हो तो फिर वो एक लाइन सेगमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स, ऑप्शंस में आप देखें राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल और यू कैन से नन ऑफ दीज। अब ये सब बातें कैसे पता चलेंगी कौन सी ट्राइंगल है, तो आप क्या करें, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालें साइड्स के दरमियान। अगर तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो फिर ये इक्विलेटरल बनेगी। अगर कोई से दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो फिर ये आइसोसेलेस बनती है। और अगर सिचुएशन ये हो कि जो 3 साइड्स आपने कैलकुलेट की हुई डिस्टेंस फार्मूले से उनमें से किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा हो तो फिर फिथागोरस थ्योरम बनता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो आप इसको चेक कर लें, आप इनमें डिस्टेंस निकाल लें इन दोनों का, फिर इन दोनों पॉइंट्स का, फिर इन दोनों का, तीनों साइड्स निकल आएंगे, राइट। तो आंसर मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर बनेगा बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों में से कोई दो साइड्स इक्वल आएंगी, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ कर आए रेशो फार्मूला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रेशो फार्मूला है बेसिकली कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली किसी खास रेशो में, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखें ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और इसको आप x1 y1 कहते हैं, यहाँ पर b x2 y2 और कोई पॉइंट c है जो इसको फॉर इंस्टेंस इंटरनली डिवाइड कर रहा है और रेशो k1 k2 आपको दी हुई है, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो c पॉइंट आप देख रहे हैं x और y ये फाइंड आउट करना हो तो हम रेशो फार्मूला यूज करते हैं। ये पॉइंट इसको एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, वो उसका सेकंड केस बनता है। अब रेशो फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, c पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने पढ़ रखा हुआ है कि इस रेशो को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट x के साथ तो k1 x2 प्लस इस रेशो को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट x के साथ k2 x1 और डिवाइड कर दें रेशो के सम के ऊपर तो ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। फिर इसी तरह से इस रेशो को ऑपोजिट y के साथ मल्टीप्लाई करें और इस रेशो k2 को इसके ऑपोजिट
वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लें और अगेन डिवाइड करें इसको रेशो के सम के ऊपर, तो ये बनता है वाई कोऑर्डिनेट। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई रेशो फार्मूला। अब इसमें अगर ये पॉइंट जो सी जो पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट बन जाए, तो मिड पॉइंट कब बनेगा? जब यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक और सी से बी तक का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो वो मिड पॉइंट बन जाएगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तो रेशो भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसके रिजल्ट के अंदर आप ये कहते हैं कि इफ़ K1 रेशो इक्वल हो K2 के, तो फिर क्या बनता है? देन C जो है इज मिड पॉइंट, फिर C मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है जी। उस केस में आप देखें K1 K2 की जगह पर आप क्या करेंगे? 1 1 पुट कर देंगे, क्योंकि जब रेशो जो इक्वल आ गई है, K1 K2 जो इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर K1 की वैल्यू भी 1 और K2 की वैल्यू भी आप 1 लेंगे। तो फॉर्मूला फिर एक्चुअली क्या बनेगा? फॉर्मूले की जो शेप बनेगी वो होगी C इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 1 करेंगे तो बनेगा x2 प्लस x1 बाय 2 और यहाँ पर बनेगा y2 प्लस y1 ओवर 2। तो समझना आपने ये है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। दोनों x कोऑर्डिनेट्स प्लस किए, 2 पे डिवाइड किए, y कोऑर्डिनेट प्लस किए और 2 पे डिवाइड कर दिया। इसके बाद लास्ट में आप ये देखते हैं कि अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन का बन जाए, तो सो फार ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, ये आप इसको नोट कर लें, ये इंटरनल डिवीजन का था कि पॉइंट सी ने इसको इंटरनली यहाँ से डिवाइड किया हुआ था। अगर ये पॉइंट सी आउटसाइड चला जाए तो फिर ये एक्सटर्नल डिवीजन बन जाती है। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपको सिर्फ इस चीज़ को देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव की जगह पे आप नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि रेशो नेगेटिव होगी, एक साइड का डिस्टेंस रिवर्स होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं C, ये बनेगा K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2, और इसमें भी आप लिखेंगे K1 y2 माइनस K2 y1 ओवर K1 माइनस K2। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपके पास आ जाता है। तो ओवरऑल आप देखें, ये मैंने आपको रेशो फार्मूला रिवाइज करवा दिया। क्वेश्चन जाहिर है आपके पास रेशो फार्मूले के बिल्कुल टेस्ट में पूछे जाते हैं। आपके पास जो बुक 4.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन हम यूँ कर लेते हैं, द पॉइंट दैट लाइज 3/5 of the way of line segment joining। अब वो जो पॉइंट है वो 3/5 ऑफ द वे है एक लाइन सेगमेंट के, और वो लाइन सेगमेंट जो है वो बन रहा है पॉइंट्स ज्वाइन करने से। दोज आर, एक आप पॉइंट ले लें ज्वाइनिंग पॉइंट -5 8 एंड 5 3 इज 3/5 ऑफ द वे। अब 3/5 ऑफ द वे का क्या मतलब है, इसको आपने देखना है। लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग 2 5 और 1 5, और यू कैन से 2 and 3, और वी आर हैविंग नन ऑफ दिस। अब 3/5 ऑफ द वे का जो मतलब आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसको आप देखें। एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, जैसे एक पॉइंट -5 और 8 है, एक पॉइंट 5 और 3 है। यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 3/5 ऑफ द वे के अंदर। अब असल बताना चाह रहा हूँ कि 3/5 ऑफ द वे का क्या मतलब है। टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखें वो होगा 5, टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स होगा। ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है ये 3/5 ऑफ द वे है। मतलब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ शिफ्ट कर लें, तो आप देखें ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बनेगा 3। इसे आप कहते हैं, ये जो पॉइंट आप देख जो आपने फाइंड आउट करना है, इसको आप कहते हैं 3/5 ऑफ द वे। दिस इज 3 आउट ऑफ टोटल 5, 3/5 ऑफ द वे। तो ऑटोमेटिकली जो बाकी यहाँ पर बचेगा वो कितना होगा? 2 यूनिट्स। तो यहाँ से समझाना ये चाह रहा हूँ कि रेशो असल में क्या बन जाएगी, आप देखें खुद ब खुद 3:2 बन जाएगी। तो हमने रेशो फार्मूला बेसिकली यूज़ करना है। अब आप रेशो फार्मूला अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो जो पॉइंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट x के साथ 15, 2 को मल्टीप्लाई किया ऑपोजिट x के साथ 10 और डिवाइड किया रेशो के सम के ऊपर। फिर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट y के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई किया ऑपोजिट y के साथ और इसको फिर से डिवाइड किया रेशो के सम के ऊपर। सो क्या आपके पास बनेगा 15 - 10, 5 5/5 1,
और 16, 9, 25, 25 बाई 5, 5। तो ये वो पॉइंट है बेसिकली जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शंस पे आप आए तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। तो इस तरह से आपने रेशियो फॉर्मूले के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट क्वेश्चन आप बुक पे भी दिए हुए हैं उनको भी आप करेंगे। सो दिस विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस। फिर आप देखिए इसी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर वी आर हैविंग अनदर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर जो मीडियंस बनते हैं, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने याद रखना है दैट इज़, आप पढ़ चुके हैं किसी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 एंड देन वी हैव y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो किसी क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दें और कोऑर्डिनेट्स दे के आपसे सेंट्रॉइड पूछा जाए तो फिर आपने ये जो फॉर्मूला है वो आपने यूज़ करना है। इसी तरीके से आप याद रखिए अगर आपसे इन सेंटर पूछा जाए तो इन सेंटर के लिए वी आर हैविंग द फॉर्मूला विच इज़ एक्चुअली ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 ओवर a प्लस b प्लस c और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 ओवर a प्लस b प्लस c। तो सम टाइम ये फॉर्मूला ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए जो आपने इसमें ज़रूर याद रखने हैं सेंट्रॉइड के लिए और इन सेंटर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें 4.2 में आपको मिलता है जिसमें आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ते हैं। सो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन है उनको बेसिकली आपने देखना है। सो आप ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, यानी ओरिजिन अपनी जगह से शिफ्ट होता है और एक नया ओरिजिन बनता है। उसकी वजह से आप पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, न्यू एक्स एक्सिस न्यू वाई एक्सिस बनते हैं जिसको आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो सारा कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया हुआ एफएससी के अंदर। हम सिर्फ इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, तो उसमें आपको पता है कि स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब इसमें जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आप देख रहे हैं ये जो ओल्ड एक्सिस होते हैं ओरिजिनल एक्सिस वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। जब एक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो है ये ट्रांसलेटेड जो आपके पास सिस्टम बनता है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज़ किए जाते हैं। जबकि एच और के आप देख रहे हैं ये असल में आपके पास क्या है, ये जो शिफ्टेड ओरिजिन होता है, शिफ्टेड ओरिजिन, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको ओ प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एच और के लेते हैं। ये जो एच और के आप देख रहे हैं असल में शिफ्टेड जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को यूँ समझ लें कि ये वाली जो इक्वेशंस इस वक्त लिखी हुई हैं ये आप कब यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड, जब आपने क्वेश्चन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड आउट करना हो तो फिर आप ये यूज़ करते हैं। अब इन्हीं को आप रीअरेंज कर लें तो कैपिटल एक्स यहाँ से अगर आप देखें तो बनेगा स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो स्मॉल वाई माइनस के। अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये आप कब यूज़ करेंगे टू फाइंड कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उसने आपसे कौन से कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए, जो भी पूछे हों उसके मुताबिक आप इन इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज कर लें या R कर लें -6 and 9, एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू O प्राइम या O डैश हम इसे कहते हैं और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3 and 2 इसके ऊपर एक्सिस ट्रांसलेट हो गए हैं। देन अब आपने इसमें क्या करना है, आपने फाइंड आउट करने हैं P पॉइंट ए कोऑर्डिनेट रेफर टू द न्यू एक्सिस। तो हम कहते हैं देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रेफर्ड टू न्यू एक्सिस आर, न्यू एक्सिस के ऊपर। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग। अल्फा ऑप्शन 3 7, बीटा ऑप्शन 3 -7, चार्ली -3 and 7,
जबकि डेल्टा आप देखें तो -3 -7। अब असल बात है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई हुई है कि जो पॉइंट P आपको दिया -6 और 9 और एक्सिस ट्रांसलेट हुए और वो हुए -3 और 2 पॉइंट के अबाउट, जो कि ओरिजिन शिफ्ट हुआ हुआ है। आपने जो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस निकालने हैं, और न्यू एक्सिस के ऊपर वो क्या बनते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो असल में आपने कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड आउट करना है, तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल X इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है स्मॉल x माइनस h। अब स्मॉल x ये आपको दिया हुआ है और h की वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये बनेगा स्मॉल x -6 माइनस h करेंगे तो वो +3 हो जाएगा, तो इनफैक्ट ये -3 बनेगा। फिर आपने कैपिटल Y निकालना है, फॉर्मूला y माइनस के, स्मॉल y आपको ये दिया हुआ है और दैट इज़ 9, और माइनस k करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये असल में k है, तो 9 - 2 दैट बिकम 7। तो पॉइंट क्या बनेगा, -3 और 7, जो कि ऑप्शंस में आप देखें तो चार्ली इसका आंसर बन रहा है। इस तरह से अगर ये जो आपने क्वेश्चन किया इसमें आपने कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड आउट की हैं, किसी और क्वेश्चन में स्मॉल x स्मॉल y फाइंड आउट करने को, तो 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर आप उसे कुछ पार्ट्स कर लें तो दोनों तरह की आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप देखें इसमें दूसरी बात जो आप पढ़ते हैं वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया हुआ FSC के अंदर। इसमें हम एक्सिस को रोटेट करते हैं अबाउट ओरिजिन रोटेट कर रहे होते हैं, इसमें ओरिजिन चेंज नहीं होता, इस केस में तो ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इस रोटेशन में ओरिजिन अनचेंज्ड होता है और आप किसी खास एंगल के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं, उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं और उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा और कैपिटल Y इज इक्वल टू -x साइन थीटा y cos थीटा। तो ये है इक्वेशन ऑफ रोटेशन जो यहाँ उसने बताई हुई है। इनके थ्रू आप फाइंड आउट कर लेते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, और एंगल आपको उसने दिया होता है। अब क्वेश्चन इस पे देख लें, हम कहते हैं कि द XY कोऑर्डिनेट आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। XY कोऑर्डिनेट्स को रोटेट किया गया है और ओरिजिन के अबाउट हमेशा रोटेट होता है, और एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर आपको दिया 45 डिग्री। अब वो कहता है कि गिवन दैट XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, अब जो स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है और कैपिटल XY वो पूछने जा रहा है, और स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 5 3, देन कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स विल बी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना जरूरी होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सिस रोटेट हुए हैं, एंगल 45 डिग्री पे हुए हैं, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 3, आपने कैपिटल XY निकालने, ऊपर इक्वेशन लिखी हुई वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग, 4 × 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट और 2 × 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट, 4 × 2 स्क्वायर रूट। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कैपिटल X आपने फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल x की जगह पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर दिस वन 5, और cos थीटा, थीटा 45 डिग्री है तो इसको cos 45 कर लें 1/2 स्क्वायर रूट, यहीं पर कर लेते हैं, प्लस y की जगह पर आप 3 पुट करेंगे और अगेन साइन थीटा भी 1/2 स्क्वायर रूट, तो ओवरऑल ये 8/2 स्क्वायर रूट बनेगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 का मतलब है 4 × 2, और आपको पता है कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं 2/2 स्क्वायर रूट, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है स्क्वायर रूट 2। अब आप निकालें इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट, जब हम y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे फिर से वैल्यू पुट कर लेंगे। सो वैल्यूज़ क्या बनेंगी इसकी, यहाँ पर -x दैट बिकम्स 5 और /2 स्क्वायर रूट, फिर y की जगह पर आप अगेन पुट कर देंगे 3/2 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 2, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास ये बनती है। तो अब आप देखें कि ओवरऑल जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं
वो ये दोनों बन रहे हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट, जो कि ऑप्शंस में आप देखें तो फिर डेल्टा इसका आंसर बनेगा। तो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर ली हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें, हम डिस्कस करने लगे हैं स्लोप या ग्रेडियंट्स को। आप पढ़ चुके हुए हैं कि अगर हम बात करें स्लोप ऑफ लाइन की, आप इसको स्लोप भी कहते हैं और ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो हम स्लोप या ग्रेडियंट को स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। अगर लाइन का इंक्लिनेशन आपको पता हो तो फिर इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ टेंजेंट ऑफ अल्फा, और अल्फा जो यहाँ पर वो लाइन का इंक्लिनेशन होता है। इसी तरह से अगर आपके पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला अगर 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आपको दिए हों और आपने स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी हो। इसका थर्ड केस स्लोप फाइंड आउट करने का ये होता है कि आपके पास फॉर्मूला है -a ओवर b। ये हम कब यूज़ करते हैं, याद रखें जब लाइन की इक्वेशन आपको दी हो। जैसे लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है लाइन की इक्वेशन की। तो इसमें a और b आप देखें x और y के कोफिशिएंट्स हैं, आप यहाँ पर यूज़ कर स्लोप निकालते हैं। तो 3 तरह से सिचुएशनली आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इंक्लिनेशन दिया हो, लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको दिए हो, या लाइन की इक्वेशन आपको दी हो। रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। अब रिजल्ट्स में आप पढ़ चुके हैं सबसे पहले तो कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों, इफ़ लाइन L1 इज़ पैरेलल टू लाइन L2, तो स्टूडेंट्स इस केस में इनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड केस आपने पढ़ा हुआ कि इफ़ लाइन L1 परपेंडिकुलर है लाइन L2 पे, तो फिर हम पढ़ते हैं कि स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा -1 के, या आप इसको यूँ कह देते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2। एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। इसी तरीके से थर्ड केस में हम कहते हैं कि इफ़ स्लोप ऑफ सेगमेंट है ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सेगमेंट है बी सी। अगर ये सिचुएशन आपको नजर आए कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो फिर रिजल्ट इसमें ये निकलता है कि देन हम कहते हैं जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी कोलिनियर हैं। देन ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, और आप जानते हैं कोलिनियर का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर आ जाएं, जो मिलके एक लाइन बनाएं, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो आपने स्लोप्स के बारे में याद रखने हैं, और ये फॉर्मूलाए भी आपको याद होने चाहिए, इनको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब फॉर इंस्टेंस किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि फॉर what value of t the line joining अब पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं और पॉइंट्स आपके पास होते हैं लाइक 7 3 और आपने t के साथ -6 कर लें, एंड द लाइन जॉइनिंग फिर से हम लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेने लगे हैं, और जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो -4 5 और -6 और 4 हैव इक्वल स्लोप्स, या लाइंस आर पैरेलल आप कह सकते हैं। ठीक है जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स एंड द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स आर पैरेलल। तो टी की वैल्यू हमने बतानी है, लाइंस पैरेलल हैं और ऑप्शंस हमारे पास हैं। फॉर इंस्टेंस t इज इक्वल्स टू 23/2 और t इज इक्वल्स टू -11 और t इज इक्वल्स टू 5। तो t की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर सिचुएशन है पैरेलल लाइन, ये परपेंडिकुलर भी कही जा सकती हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको कि ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बन रही है हम उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप कैसे निकालेंगे, जब आपको पॉइंट्स दिए जाएं तो ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ पास, आप y में से y को माइनस करेंगे तो बनेगा -6 -3 ओवर x में से x को माइनस करेंगे तो बनेगा t -7। इसी तरह से जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन बन रही है उनकी स्लोप्स भी निकाल लेते हैं। y में से y को माइनस करेंगे तो 4 -5 और x में से x को माइनस करेंगे तो -6 और ये +4 हो जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें कि इन दोनों स्लोप्स को मैंने इक्वल किया है, और इक्वल करने की रीज़न आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर लाइंस उसने पैरेलल कही हुई हैं। अगर परपेंडिकुलर होती तो फिर हम वो सेकंड केस यूज करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1 वाला। लेट्स कैलकुलेट, ये बनेगा -9 ओवर t -7,
और ये बनेगा -1 ओवर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये -2 बनता है। अब आप ये कैंसिल कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इसके साथ जाके -18 बनाएगा और इस तरह t-7 को यहाँ ले आएंगे तो t-7, तो ओवरऑल आप देखें t फाइंड आउट करना है आपने, इसको यहाँ ला के प्लस कर लें तो ये बनेगा -11। तो ऑप्शन में आप देखें आपके पास -11 जो है बीटा ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। तो इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी हो सकता है तो भी आप कर सकते हैं। तो स्लोप्स के ऊपर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा स्लोप का फॉर्मूला पूछ ले आपसे, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये रिजल्ट्स आपने देखें, इन रिजल्ट्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्वेशंस के ऊपर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। जनरली मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन की जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि ax + by + c = 0 है। अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में मैं बात करता हूँ आपके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन की। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल लाइन की एक्स एक्सिस के पैरेलल, या आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको नजर आ रही है, राइट। अब ये लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं, इनके बारे में सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा होती है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है, अगर अल्फा हम इंक्लिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये होता है 0 डिग्री। तो फिर स्लोप क्या होती है, टेंजेंट ऑफ अल्फा जो आपने वहां पढ़ी है, और टेंजेंट ऑफ 0 क्या होगा, ऑब्वियसली 0। तो हॉरिजॉन्टल की स्लोप 0 होती है, इंक्लिनेशन इसका 0 डिग्री होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। और तीसरी बात आप याद रखें कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा y = सम कांस्टेंट होगी, a यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर पॉजिटिव a है तो फिर ये इस साइड पे है y = a, अगर नेगेटिव है तो फिर ये बिलो एक्स एक्सिस होगी, यानी इस साइड पे होगी, -से हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में याद रखनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन के डेफिनेशन पर जाएं तो एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी आप ग्राफिकली इसको यूं देखते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक लाइन है जो आप देखें x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है लेकिन y एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह की लाइन आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। ये ऑब्वियसली आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब इसके बारे में सबसे पहली बात याद रखेंगे, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अक्सर टेस्ट में ये पूछा होता है द इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, तो आंसर इज 90 डिग्री या π/2। दूसरी बात स्लोप। अब स्लोप जैसे मैंने पहले बताई, टेंजेंट ऑफ अल्फा होती है, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अक्सर टेस्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी नजर आता है कि स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन, तो दैट इज एक्चुअली अनडिफाइंड। और तीसरी आखिरी बात आप याद रखते हैं कि इसकी इक्वेशन हमेशा होती है x = सम कांस्टेंट। पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे आएगी, नेगेटिव हो तो फिर इसने लेफ्ट साइड पे आना है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है। तो ओवरऑल आपने ये रिजल्ट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के बारे में हमेशा याद रखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन के टॉपिक के अंदर ही रहते हुए हम कुछ और स्पेसिफिक केसेस हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। आपने कुछ फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं और उन फॉर्म्स को हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको रिकॉल कर लें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है लाइन की, इसको आप लिखते हैं y = mx + c। अब इसमें m जो है वो स्लोप है और c इसमें क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो इंटरसेप्ट आप यूज कर रहे हैं y, ये जो c आप यूज कर रहे हैं इंटरसेप्ट, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये y इंटरसेप्ट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इसको x इंटरसेप्ट समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये x इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, ये y इंटरसेप्ट है। m ऑब्वियसली इसकी स्लोप है। तो जब क्वेश्चन में आपको y इंटरसेप्ट दिया हो, स्लोप दिया हो और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो फिर आप इसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रिजल्ट आप देखें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके नाम से समझ में आती है कि एक तो पॉइंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास लाइन की स्लोप होनी चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन आपने पढ़ी है y - y1 m x - x1। अब इसके अंदर आप देखें m स्लोप है और x1 y1 वो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर आपको गिवन होता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बनती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म देखें, नाम से आपको समझ में आएगा कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे, तो फिर इक्वेशन निकालने के लिए आप ये यूज करेंगे। इसकी फॉर्म क्या है, हम कहते हैं y - y1 ओवर y2 - y1 = x - x1 ओवर x2 - x1।
अब आप देखें इसमें x1 y1 जो आप देख रहे हैं एक पॉइंट है और x2 y2 जो आप देखें दूसरा पॉइंट है, तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर आप इसको यूं भी याद रखें कि इसकी एक और फॉर्म भी होती है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। सम टाइम टेस्ट में वो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो फिर वो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा, या आपके दोनों आंसर्स बन सकते हैं। तो ये इटसेल्फ भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपने पढ़ी हुई इंटरसेप्ट्स फॉर्म। अब इंटरसेप्ट्स फॉर्म में आपके पास दोनों इंटरसेप्ट होने चाहिए। आई मीन एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी होगा। आप जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, और वाई इंटरसेप्ट वो जगह है जहां पर लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है या कट करती है। दोनों इंटरसेप्ट आपके पास होंगे। तो इसके लिए जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। और इसके अंदर आप जो a देख रहे हैं ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है x इंटरसेप्ट को, और इसी तरह से जो b आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है y इंटरसेप्ट को। तो x और y इंटरसेप्ट दोनों आपको दिए होते हैं। इसके बाद आप देखें आपने पढ़ी है नॉर्मल फॉर्म। सो व्हाट इज एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका नॉर्मल फॉर्म का, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब नॉर्मल फॉर्म आप कैसे लिखते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसमें दो बातें, एक अल्फा आप देख रहे हैं और एक p देख रहे हैं। इसके बारे में याद रखें, अल्फा असल में है क्या, अल्फा इज जो नॉर्मल होता है वो असल में लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर को आप कहते हैं, जो कि ओरिजिन से आ रहा होता है। यानी अगर आप इसको प्लेन के ऊपर देखें तो लेट्स से हमारे पास अगर ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे ओरिजिन से यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ रहा है। ये परपेंडिकुलर जो आप देख रहे हैं इसको नॉर्मल हम कहते हैं, दिस वन, और जाहिर है यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। और इसका जो इंक्लिनेशन बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इंक्लिनेशन बनेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ, जो अल्फा आप देख रहे हैं। और इस नॉर्मल की जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ, जो पी आप कांस्टेंट यहाँ पर देख। यही बात आपको लिखने लगा हूँ यहाँ पर मैं कि अल्फा जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी कि इस अल्फा के बारे में याद रखें, ये इस नॉर्मल, इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है जो कि ओरिजिन से नॉर्मल आता है लाइन की तरफ। दूसरी बात पी के बारे में बता चुका हूं कि पी असल में क्या है, ये लेंथ है इसकी। तो इसको मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ होती है। तो ये है नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली, और ये उसकी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर ली है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपने पढ़ा है दैट इज सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, अब सिमेट्रिक फॉर्म में आपने इसको कैसे पढ़ा हुआ है, x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r कोई कांस्टेंट है, तो ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म होती है। तो आपने ओवरऑल ये याद रखना है कि जो फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी, एक तो इटसेल्फ ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आपसे पूछा जाए फॉर्म के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक फॉर्म, तो ये वाली सिमेट्रिक फॉर्म ऑप्शंस में आंसर बनेगी। एक तो ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं और क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप ये यूज करें। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया जाए पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सपोज कर लें आप 2 and 3 एंड हैविंग स्लोप -2 इज। अब आप क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हैं कि वो जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जिस लाइन की, एक तो वो इस पॉइंट में से पास कर रही है और दूसरी स्लोप आपको दी हुई है -2। तो स्लोप है और पॉइंट है, तो आप देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप यूज करने जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट भी और स्लोप भी। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे y माइनस y1 की जगह पर 3, m स्लोप की जगह -2, x माइनस x1 की जगह पर 2 आपको दिया हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस बिकम्स y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4, या आप कह सकते हैं 2x प्लस y, इसको रीअरेंज कर लें और ये वहां जाएगा तो -7।
तो ये आपके पास आंसर बनेगा जो लाइन आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे ऑप्शंस के अंदर, राइट। इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जिनको आपने आंसर करना होगा। जैसे आप 4.3 एक्सरसाइज में देखें तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन स्लोप्स के हैं और उसके बाद आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पे आप जाएंगे तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पर आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, इक्वेशन पूछी जा रही है, कहीं पर आपको पॉइंट के साथ स्लोप दी जा रही है, कहीं पर वाई इंटरसेप्ट के साथ स्लोप दी जा रही है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बहुत चांसेस होते हैं कि टेस्ट में आपसे उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो उनको जरूर करें इन फार्मूलाए के साथ। फिर इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब स्पेशल केसेस में आप देखें कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक ऐसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। और सिचुएशन क्या आप देख रहे हैं, सिचुएशन ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमारे पास ये एक लाइन है जो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट आप समझते हैं कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और थर्ड क्वाड्रेंट बाइसेक्ट हो रही है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी। सबसे पहली बात आप याद रखें कि इस लाइन का ये इंक्लिनेशन जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अगर हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो ये 45 डिग्री होता है। दूसरी बात आप याद रखें कि इसकी स्लोप क्या होगी, टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल। अब ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्लोप इसकी 1 होती है। और तीसरी और आखिरी बात, इसकी इक्वेशन याद रखें y इज इक्वल टू x होती है। ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो दैट इज y इज इक्वल टू x। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करने लगे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिचुएशन यहाँ पर आपको समझ आनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। वो लाइन इस तरीके से आप देख सकते हैं, दिस इज अ लाइन। ये भी हमेशा कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी और ये इसका इंक्लिनेशन है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्ट्स फिर क्या बनेंगे कि अगर आप इसका इंक्लिनेशन लिखें तो वो कितना बनता है 135। स्लोप लिखें आप इसकी, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री ये -1 होती है। और अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू -x लिख लें या x इज इक्वल टू -y कर लें या आप इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर लें, ये सारी एक ही बात है। तो ये इक्वेशन है जो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर अच्छे तरीके से याद रख लें। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो फर्दर क्वेश्चन हैं इन्हीं इक्वेशंस में से, वो ऐसे हैं कि आपसे कहा जाता है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, किसी पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू 1 - 2 एंड परपेंडिकुलर to a line which is x - 2y + 1 is equal to 0 is। अब आप क्वेश्चन समझे, उसने क्या कहा हुआ है आपसे कि इक्वेशन निकालने की लाइन की जो कि एक्चुअली इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो एक बात आपको मिल गई, पॉइंट आपको मिल गया। दूसरी बात क्या है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, वो एक और लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप रिकॉल करें, जब आपको पॉइंट तो मिल चुका है, दूसरी बात आप स्लोप की तरफ जाएं। अब स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने आपसे कहा हुआ है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। इसकी स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, -a/b। जब आपको इक्वेशन दी होती है तो a x कोफिशिएंट है और b जो है y कोफिशिएंट है, तो ओवरऑल क्या बनेगी 1/2 इसकी स्लोप। अब जिस लाइन की आप इक्वेशन ढूंढना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसकी फिर स्लोप क्या होगी। आपने रिजल्ट पढ़ा कि उसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, यानी फिर उस लाइन की जो स्लोप है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -2 होगी। और पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 1 और -2। अब आप क्या यूज करने जा रहे हैं फिर से कैलकुलेट करने के लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y - y1 यहाँ आपको दिया हुआ है -2 तो +2 हो जाएगा। m स्लोप, स्लोप की जगह पर ये यूज करेंगे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और x - x1 की जगह पे 1
सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा y प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस टू, या आप इसे कह सकते हैं 2x प्लस वाई, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो अब आप देखें इस तरह का जो क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आपने उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कहा हुआ था परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पैरेलल भी कहा जा सकता था। तो पैरेलल के लिए फिर आप क्या करते हैं, स्लोप्स फाइंड आउट करके उसको इक्वल करते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करने लगे हैं और उसके अंदर आपसे सम टाइम कन्वर्जन पूछी जाती है, यानी आपने एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। जैसे कि 4.3 में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है आई गेस। जैसे वो कहता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ दिस लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। अब आपने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। तो बेसिकली वी हैव ऑप्शंस लाइक 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, या आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 1/3, या आप कह सकते हैं कि 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3/2y माइनस 1/2। तो इसमें से क्वेश्चन क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी थी अभी, दैट वाज एक्चुअली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। तो जब ये वाली आप लाइन देख रहे हैं तो अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x, और इन टर्म्स को आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं प्लस 1, फिर y निकालना चाहते हैं आप तो 3 को डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्म बनेगी इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन में आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको नजर आ रही है, बीटा इसका आंसर है। तो मैंने इसे कन्वर्ट किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखें बुक पे, आपने इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने इसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें आपकी बुक पे भी क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 है आई गेस। उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं दो लाइंस के दरमियान, और जिन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उनका पैरेलल होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो इसके लिए जो बुक पे आपने किया हुआ पूरा एक प्रोसीजर है बेसिकली, लेकिन यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टकट इसका ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन कर लिया करें। और वो डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये मत भूलें कि लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है इसके लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में c1 c2 कांस्टेंट है, a और b जो है x और y के कोएफिशिएंट्स हैं। क्वेश्चन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन the lines 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 7 is equal to 0 is। अब इन दोनों लाइन के दरमियान स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करें क्या ये लाइंस पैरेलल हैं। इसकी स्लोप देखें क्या है 2/3 और इसकी स्लोप भी क्या है 2/3, तो लाइंस पैरेलल हो गई। अब आपने डिस्टेंस निकालना है, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया c1 माइनस 2। अब इन दोनों कांस्टेंट में से जिसको मर्जी c1 कर लें, जिसको मर्जी c2 कर लें। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको c1 कर रहे हैं तो इसको आप c2 कर लें, मैंने मॉड लगाया वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कहते हैं x कोफिशिएंट को जो कि 2 स्क्वायर है, और b कहते हैं y कोफिशिएंट को जो कि -3 है, और इसका स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब आपने ये भी देखना है कि a और b मैंने कहा x और y के कोफिशिएंट्स हैं, तो x और y कोफिशिएंट दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल हैं लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं हैं, तो फिर आप कॉमन लेके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। जब कोफिशिएंट सेम बनेंगे फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें तो ये बनेगा यहाँ पर 2 और 9 और 4। तो इन लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ऑप्शन के अंदर, ये इसका आंसर बनेगा। इसी तरीके से सम टाइम आपसे क्वेश्चन में आएगा द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब इस लाइन का डिस्टेंस आपने बताना है, लेकिन लाइन का डिस्टेंस बताना आपने कहां से स्टूडेंट्स, ओरिजिन से बताना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला आप लिख लें d इज इक्वल टू c मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये भी इसका ट्रिक है।
अगर आपने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अब आप वैल्यू पुट करें, सी इसमें कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपको यहाँ -4 नज़र आ रहा है, मॉड आ जाएगा। फिर से ए और बी एक्स और वाई कोफिशिएंट्स हैं, ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 4 हो जाएगा, 9 और 4 अगेन वी विल हैव 13 स्क्वायर रूट। सो ये जो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, ये इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है एक्चुअली, और इस फॉर्मूले के साथ आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ रिजल्ट पढ़कर आए हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन हमने बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, कि वो जो पॉइंट है वो लाइन से अबव है या बिलो है। हम क्वेश्चन की फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि द पॉइंट -1 2 lies on which side of a line 2x minus y plus 5 is equal to 0। हमने बताना है कि पॉइंट लाइन की किस साइड के ऊपर लाई करता है। साइड से क्या मतलब है? साइड से मतलब है कि अगर आपके पास ये लाइन है दिस वन, तो हो सकता है कि पॉइंट यहाँ हो, इसे हम कहते हैं अबव द लाइन। हो सकता है पॉइंट यहाँ पर हो, इसको हम कहते हैं बिलो द लाइन। और हो सकता है किसी किसी पॉइंट जो है वो लाइन के बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम कहते हैं ऑन द लाइन। सो यही बात यहाँ पर पूछ रहे हैं वो, और ऑप्शन हम इसी तरह लिख लेते हैं कि अबव साइड आपने बतानी है, बिलो, ऑन द लाइन, या फिर इसमें हम कहते हैं नन ऑफ दीज। अब आप देखें स्टूडेंट्स के ये करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, पहले आप इसकी बनाएं एक्सप्रेशन। जब आप इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो बनेगी 2x माइनस वाई प्लस 5। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाते तो फिर ये गलत आंसर आपको देगा। तो इसमें केयरफुल आपने रहना, इसीलिए क्वेश्चन में हमने यहाँ नेगेटिव लिया हुआ है आप प्रैक्टिस के लिए। तो इस नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव कॉमन कर लें, आप इसको यूं लिख लें -2x प्लस वाई माइनस 5। सबसे पहली बात तो आपने इसको मेक श्योर करना है। अगर ये पहले से प्लस होता फिर प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर माइनस है तो प्लस बनाए। फिर आप क्या करें, पॉइंट पुट करें इस लाइन के अंदर और देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट अबव होगा, नेगेटिव है तो बिलो होगा, अगर जीरो के इक्वल आ गया तो फिर ऑन द लाइन होगा। लेट्स चेक इसमें क्या बनता है हमारे पास। -2 x की जगह पर हमने पुट करना है पॉइंट -1, y की जगह पर हमने पुट करना है 2 और फिर ये -5। So we see this becomes 2 plus 2 4 4 minus 5 minus 1, तो ये नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपसे कहा अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होगी, बिलो, पॉजिटिव होता तो फिर अबव। सो लेट्स सी द आंसर, हमारे पास बीटा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए हुए 4.3 के लास्ट के अंदर, वो आपने करने हैं जिसमें आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं कि डिस्टेंस हम फाइंड आउट करें, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन कह लें या ऑफ अ पॉइंट कह लें, जैसे मर्जी करें। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब ये कि ये पॉइंट है हमारे पास x1 और y1, और इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है जी, यहाँ पर परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करना होता है। और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला देख लें इसका क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं इसको यूँ समझाता हूँ कि आपने ये जो पॉइंट है इसे पुट करना है लाइन के अंदर। पॉइंट को पुट करें लाइन के अंदर, तो x की जगह पर आ जाएगा x1, y की जगह पर y1 प्लस सी, फिर इसका मॉड ले लें और डिवाइडेड बाय, फिर से आप वही फैक्टर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का। और ये जो x1 y1 देख रहे हैं पॉइंट हमने पुट किया हुआ है। अगर आप जो क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं तो हम कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2 3 from the line x minus 2y plus 1 is equal to 0 is। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है, तो कैसे करेंगे आप, ये जो भी आपने पढ़ा है फॉर्मूला उसमें आप करेंगे d इज इक्वल टू, तो मैंने समझाया कि पॉइंट पुट करेंगे लाइन के अंदर, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा -2, उसके बाद y की जगह पर आ जाएगा 3
और फिर ये +1 कांस्टेंट और फिर मॉड लगा दें और डिवाइड करेंगे a² + b²। a यहाँ पर 1 है और b इसका कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर और फिर इस पे स्क्वायर रूट। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट बिकम्स 2 - 6 - 4 -4 + 1 इसको 3 कर लें और ये बनेगा 5 स्क्वायर रूट। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने इस फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखें 4.3 में लास्ट में एक आर्टिकल हमारे पास आता है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेश्चन देखते हैं, वो आपसे पूछता है टेस्ट के अंदर, और वो क्या है, वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का एरिया आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और सिचुएशन ये है कि वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, इसके साथ हम लिख लेते हैं विद गिवन वर्टिसेस का हमें पता है, ठीक है जी। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर रीजन है, ये इसका पॉइंट आप ए समझ लें x1 y1, ये पॉइंट इसका b है x2 y2 और ये पॉइंट c x3 y3। हमारे पास ये तीनों वर्टिसेस गिवन हैं, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको याद है, हम डेल्टा के साथ एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटरमिनेंट, ठीक है जी। तो ये x1 y1 और सारे जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स हैं, वर्ड्स जो गिवन है आपको। अब इसमें एक रिजल्ट, एक रोलरी है जिसको आपने याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी अक्सर यूज होती है। और रिजल्ट इसमें ये है कि इफ ये जो पॉइंट्स आपने ए बी सी देखे हैं, तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएं तो फिर क्या होगा, देन होगा फिर ये जो आपने एरिया फाइंड आउट किया है डेल्टा, स्टूडेंट्स ये फिर क्या होगा, 0, क्योंकि ये एरिया बनता कब है, जब ट्रायंगल बनती है, ये वाला एरिया है, ठीक है। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रही, क्योंकि ए बी सी फिर क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर तो फिर वो एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे इस तरह ए बी और सी, जब लाइन के ऊपर आ गए ट्रायंगल तो खत्म हो गई है, बंद हो गई, तो एरिया फिर क्या होगा, 0। तो यहाँ से रिजल्ट एक बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फिर आप इसको 0 कर रहे हैं एक्चुअली, दैट इज आप कर रहे हैं कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आप जरूर याद रखें, दिस इज फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो फिर हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और वो इस तरह से पूछता है आपसे कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन भी कहते हैं और ट्रायंगल भी कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन विद वर्टिसेस A is equal to -2 1, B is equal to 1 5 and C is equal to -3 and 2 is। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला के मुताबिक आप क्या कर रहे हैं एरिया के लिए, 1/2 x1 y1 फिर 1 x2 y2 1 और फिर ये x3 y3 और फिर 1 डिटरमिनेंट। तो वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपने करना ये है कि आप इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लें और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। सो लेट्स सी दैट 1/2 वी विल हैव -2 और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 - 2 3 -1, देन वी विल हैव 1 और +3 4 एंड देन विल हैव +1 और आप 2 और 15, 2 + 15 हो जाएगा, दैट बिकम्स 17। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये मैंने क्या किया है, ये मैंने डिटरमिनेंट ओपन किया, वो आपको करना आता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट बिकम्स 1/2 और -6 इनफैक्ट +6 6 - 4 दैट बिकम्स 2 2 और 17 19। तो अगर आप देखें कि ओवरऑल जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो 19/2, ये इसका आंसर बनेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन या एरिया ऑफ ट्रायंगल आए तो आपने इसको इस तरीके से करना है।